आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 व्यवसायिक संगठन का स्वरूप, जिसके अंदर मैंने पिछले 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे। उसमें पहला पार्ट था हमारा एकल व्यापार का, और जो सेकंड पार्ट था हमारा वो था संयुक्त हिंदू परिवार का। अब थर्ड पार्ट आ रहा है हमारा साझेदारी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साझेदारी। साझेदारी की डेफिनेशन में मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित होता है कि हम एक व्यापार को स्थापित करेंगे और आपस में अगर लाभ होगा तो लाभ बांटेंगे, अगर हानि होगी तो हानि को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं और वह सहमत होकर एक कारोबार या एक व्यापार संचालित करते हैं, तो उसे ही हम साझेदारी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। तो देखिए, साझेदारी के लक्षण में सबसे पहले इसकी स्थापना साझेदारी अधिनियम, साझेदारी का जो एक्ट होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। इसकी बात करें देयता की, ये फर्म के साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। फर्म के अंदर जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। यदि व्यवसाय की जो परिसंपत्तियां होती है वो अपर्याप्त होती है तो ऋण को व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जाता है। ये थी इसकी देयता। अब बात करते हैं जोखिम वहन करना। तो अगर देखिए, व्यवसाय को अगर एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं, ठीक है। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, और अगर जोखिम वहन वही करेगा जो इसके अंदर पूंजी लगाता है इस व्यापार के अंदर। तो अगर हानि होगी तो हानि को भी वहन करेगा, यानी जोखिम होगी तो जोखिम को भी वहन करेगा। तो इस साझेदारी के अंदर ये लक्षण है। निर्णय लेना और नियंत्रण। निर्णय सभी की सहमति से या उनके द्वारा बनाए गए एक जो टीम लीडर होता है उसकी सहमति से ही ये साझेदारी आगे चलती है और उसी का नियंत्रण रहता है। वैसे तो सबका रहता है, लेकिन सबकी सहमति किसी एक व्यक्ति को टीम लीडर बनाने के पीछे रहती है, तो वही उसको नियंत्रण करता है और उसी के निर्णय के अनुसार वह आगे चलती है। निरंतरता रहती है इसके अंदर। साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाए, अवकाश ग्रहण कर ले, दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए तो निरंतरता की कमी रहती है। अब सदस्यता के बारे में बताता हूँ। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी साझेदार फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है, ठीक है। सदस्यता, ठीक है ना, अधिकतम 100 हो सकती है। लेकिन कंपनी अधिनियम जो नया एक्ट आया 2014, उसके अंदर नियम नंबर 10 में कहा गया है कि जो कंपनी की साझेदारी के जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या कम से कम 50 सदस्य हो सकते हैं। उसमें था कम से कम 100 सदस्य, उसमें था अधिकतम 100, इसमें कम से कम 50 सदस्य। अब बात करते हैं एजेंसी संबंध की। साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि इसमें व्यवसाय के सभी साझेदार मिलकर या सभी की ओर से एक साझेदार मिलकर इसको चला सकता है, तो इसमें एजेंसी संबंध भी विद्यमान रहता है। अब बात करते हैं इसी गुण की, साझेदारी के गुणों की बात करते हैं। स्थापना और समापन इसका सरल होता है। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है। समझौता होना जरूरी है, जिसके अनुसार ही व्यवसाय को चलाया जाता है और जोखिम को वहन किया जाता है। संतुलित निर्णय संतुलित होता है इसके अंदर। अगर सबकी आपसी सहमति है तो निर्णय हमेशा संतुलित ही होगा। बात करते हैं अधिक कोष। इसके अंदर साझेदारी में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है। एकल स्वामित्व में तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो पूंजी लाता है, चाहे लाख रुपए लाओ, चाहे 2 लाख लाओ, चाहे 5 लाख लाओ, वो अपने हिसाब से लाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोष अधिक रहता है, क्योंकि सभी साझेदार लाते हैं। कोई 2 लाख लाता है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख। इस प्रकार से साझेदारी का जो कोष होता है, फंड होता है, वो ज्यादा होता है, अधिक कोष होता है। चौथे नंबर पे बात करें तो जोखिम को बांटना। जोखिम होती है, जैसे लाभ होता है तो लाभ आपस में बांट लेते हैं, तो उसी प्रकार अगर जोखिम होगी तो भी आपस में सभी बांटेंगे। एकल स्वामित्व में अलग मैटर है। एकल स्वामित्व में क्या होता है कि अगर जोखिम होती है तो उस अकेले व्यक्ति को ही वहन करनी पड़ती है। लेकिन इसमें अगर जोखिम होगी तो अगर 5 सदस्य हैं तो 5 आपस में बराबर उस जोखिम को, उस हानि को बांटेंगे। गोपनीयता की इसमें कमी रहती है, क्योंकि 5 अलग अलग साझेदार होते हैं, 5 या 5 से ज्यादा या 2 3 5 जितने भी साझेदार होते हैं उनकी गोपनीयता बनी रहना ये संभव नहीं है, इसलिए गोपनीयता की कमी रहती है। अगर उन्हें कानूनी रूप से अगर बाध्य कर दिया जाए तो गोपनीयता बनी रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं इसकी सीमाओं की। साझेदारी की जो सीमाएं होती है वो है असीमित दायित्व सभी साझेदारों का असीमित होता है। सीमित साधन, इसमें साधन भी सीमित होता है, ठीक है। परस्पर विरोध की संभावना। अब इसमें क्या होता है, कई सारे लोग लगे रहते हैं साझेदारी फर्म में, तो आपस में विरोध की संभावना रहती है। वो कहता है कि मैं अपनी चलाऊंगा, वो दूसरा कहता है मैं अपनी चलाऊंगा, तीसरा कहता है मैं अपनी, तो इस प्रकार से विरोध की संभावना बनी रहती है। चौथे नंबर में बात करते हैं कि निरंतरता की कमी। निरंतरता पीछे आया था निरंतरता, इसमें बात आ रही है निरंतरता की कमी की। कोई भी साझेदार है वो दिवालिया हो सकता है, कोई अवकाश ग्रहण कर ले, किसी की मृत्यु हो जाए, तो निरंतरता की कमी अक्सर बनी रहती है। जनसाधारण के विश्वास की कमी। बात करते हैं जनसाधारण के विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं एवं अन्य संबंधित जानकारी का प्रकाशन और उसका उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। इसलिए जनसाधारण के लिए फर्म की वित्तीय स्थिति को जानना कठिन हो जाता है। इससे जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये साझेदारी के लक्षण, गुण और सीमाएं समझ में आए होंगे। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और अगर वीडियो में कोई भी आपको
पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी साझेदारी का जो दूसरा पार्ट है, जो चौथा पार्ट है, वो जल्द लेकर प्रस्तुत होगा।